हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है क्लास 10 का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में कुछ टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला कि मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मेटल का आयोनाइजेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो उसी 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से आज मैं जो कवर कराने वाला हूँ वो है मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आप अपने बुक्स में एनसीईआरटी बुक या कोई भी अदर बुक अगर आप देखते होंगे तो उसमें जो मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ है वो आपने देखा होगा 2-4 लाइन 10-12 लाइन में वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप बोर्ड के पेपर उठाकर देखेंगे और जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन के रिएक्शन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि समटाइम 11-12 के बच्चे भी आंसर ना कर पाए। तो इसका मतलब कि हमें मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन काफ़ी ढंग से पढ़ना होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आज मैं इसी वीडियो अब कितना लंबा होने वाला है मेरे को तो नहीं पता, बट आज मैं इसी वीडियो में मेटल्स के सारे जो कम से कम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है उसे मैं काफ़ी डिटेल से आप लोग के सामने एक्सप्लेन करूँगा। एंड उससे काफ़ी बीच बीच में जितने भी सब टॉपिक निकलेंगे मैं उसे भी डिस्कस करूँगा। एंड हम देखेंगे कि मेटल्स का कम से कम ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से क्या रिएक्शन होता है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मेटल्स, सपोज दैट आपको 2 मेटल्स दिए गए एंड पूछा गया कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन आप ये बोलोगे कि सर जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट या जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा उसे हम ज़्यादा रिएक्टिव बोलेंगे। बट ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा ही है, बट इसके अलावे भी हमारे पास कुछ आंसर हो सकते हैं। हम किसी भी मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है उसके बिहाफ पे भी कर सकते हैं। हमें मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बिहाफ पे ही हम मेटल्स को बेसिक ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है ये भी बता सकते हैं। कोई एम्फोट्रिक ऑक्साइड बन रहा है वो भी बता सकते हैं। कोई जैसे कोरोजन आप जानते होंगे, कम से कम आयरन की रस्टिंग तो सबको पता होगा, क्लास 7th-8th से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो समटाइम ये जो रस्टिंग है इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। एंड समटाइम कोरोजन भी काफ़ी यूजफुल हो जाता है, खासकर एल्युमिनियम एंड जिंक के केस में। तो वो भी हम मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन में ही देखेंगे। एंड कुछ ऐसे मेटल्स हैं इवन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग के बाद भी मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो वाली चीज़ भी हम इसी क्लास में देखेंगे। यानी कि इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी तक मैंने बोले हैं वो सारा मैं कवर करने वाला हूँ। पूरी अच्छी तरीके से मैं बताऊँगा कि कैसे किस चीज़ को हम करेंगे या किस चीज़ को कैसे समझने की कोशिश करेंगे। रटने के क्या तरीके हैं वो भी बताऊंगा, शॉर्टकट अगर पॉसिबल हुआ तो चलिए मैं शुरू करता हूं। मैंने जैसा कि लिख रखा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। पहली चीज़ कि मेटल्स आपको डेली लाइफ में 3 तरीके के मेटल्स मिलेंगे। पहला कि वेरी रिएक्टिव टाइप का मेटल होगा, वेरी रिएक्टिव मेटल होगा। जैसे मैं रेड पेन से लिखता हूँ वेरी रिएक्टिव मेटल, वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है। ये इसके बाद मॉडरेट का नंबर आएगा, उसके बाद लेस का नंबर आएगा। वेरी रिएक्टिव मेटल्स में हम सोडियम एंड पोटेशियम को रखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। एंड वेरी रिएक्टिव से मॉडरेट जाने में हमारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आता है। इसके बाद मॉडरेट में अगर हम जाएं तो एल्युमिनियम आ गया, जिंक आ गया, लेड आ गया, टीन आ गया, ये सारे आते हैं। और लेस रिएक्टिव में आप कॉपर बोल सकते हो, गोल्ड बोल सकते हो, सिल्वर बोल सकते हो, प्लैटिनम बोल सकते हो, etc।
इसका मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पर मैटर करता है, बट मैं कभी भी रिएक्टिविटी सीरीज़ करके मैं आपको नहीं बताऊँगा, बट आपके अपने माइंड में एक पिक्चर रखना है कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, खास तौर पे क्लास 10th तक, क्लास 11th में क्या हो रहा है या यूनिवर्सली क्या ट्रूथ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लास 10th में आपके लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स अगर कोई है तो वो है पोटेशियम एंड सोडियम, और सबसे लीस्ट अगर कोई है तो वो है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे भी बोल सकते हैं। आपके पास जो भी 10-12 मेटल्स की लिस्ट है उसमें आप बिल्कुल अपने माइंड में उसको रख लीजिए। सोडियम एंड पोटेशियम वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, वेयर एज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इनके बीच में आता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम भी रिएक्टिव होते हैं, बट सोडियम पोटेशियम के जैसा नहीं होते। एंड उसके यहाँ पर मैंने Ag लिख रखा है, जो कि यहाँ पर एल्युमिनियम लिखना था, सॉरी। एंड इसके बाद आता है एल्युमिनियम, जिंक, लेड एंड टिन। फिर ये रिएक्टिव होते हैं। एंड आफ्टर दैट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके से होता है। जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनका मतलब कि जैसे ही इनको हम ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, जैसे ही इनको हम ऑक्सीजन की, इसी में आप आयरन भी ऐड कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, ये बिल्कुल वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। विग्रस रिएक्शन होता है, काफ़ी फास्ट रिएक्शन होता है। दे कैच फायर। आप देखोगे कि बिल्कुल आग लग गया। कोई हमारे गांव में साधु संत महात्मा आते हैं, बोलते हैं बेटा मैं जादू दिखाऊंगा, और वो क्या करते हैं, सोडियम को किसी तरीके से हवा में उछालते हैं और फिर देखते हैं कि हम आग लग गया। हमें लगता है कि साधु महात्मा बहुत पहुँचे हुए हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ा देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर केमिस्ट्री काम कर रहा है। वो साधु महात्मा पहुँचे हुए नहीं है, वो सोडियम का कमाल है। एंड सोडियम वायलेंटली रिएक्ट करता है, फायर, सोडियम कैचेस फायर, तो ये सोडियम का कमाल है। अच्छा, इसके बाद हम देखें, अभी मैं इसे काफ़ी और डिटेल में जाऊंगा, अभी एक शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूं एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट। उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम तक में हमारा क्या होता है कि ये इवन जिंक भी बोल सकते हो कि मेटल्स रखे रिएक्ट नहीं करता, बट जैसे ही हम उसे कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये बर्न करना शुरू कर जाता है। मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग क्लास 10th में ही फर्स्ट चैप्टर में पहला इक्वेशन आपने यही पढ़ा होगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम बिल्कुल बर्न करता है, डजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है। वैसे ही कैल्शियम भी बर्न करता है, एल्युमिनियम भी बर्न करता है। अगर आपके पास प्योर एल्युमिनियम है और अगर आप उसे बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो वो बिल्कुल बर्न करना शुरू करता है। जिंक भी बर्न करता है, बट उसके बाद जितने आयरन है, कॉपर है, ये बर्न नहीं करते। इवन स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद भी ये हीटिंग के बाद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन इनके साथ होता है, बट इनकी बर्निंग नहीं होती। तो ये सारा चीज़ अब मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो चलिए, पहला हम देखेंगे सोडियम एंड पोटेशियम का केस। पहला केस हमारा है सोडियम एंड पोटेशियम का केस। तो सोडियम एंड पोटेशियम के केस में क्या मैंने बोला कि वायलेंट यानी विग्रस रिएक्शन होगा, विग्रस रिएक्शन। इसका मतलब कि ये काफ़ी फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। एंड सोडियम पोटेशियम को, सोडियम है या पोटेशियम है, अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो इट विल फॉर्म Na2O, या अगर पोटेशियम है इट विल फॉर्म योर K2O। और ये जो ऑक्सीजन है या पोटेशियम है, इसका ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है काफ़ी विग्रस, काफ़ी वायलेंट रिएक्शन होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सोडियम ऑक्सीजन के लिए भूखा है, हंग्री है। जैसे ही हम इसे केरोसिन ऑयल से बाहर निकालते हैं सोडियम या पोटेशियम को, तो ये बिल्कुल फास्ट रिएक्शन करता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और ये हमारा बेसिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसके बाद ये सोडियम पोटेशियम काफ़ी विग्रस रिएक्शन हुआ और ये Na2O एंड K2O बनाया, जो कि बेसिक ऑक्साइड है हमारा, और ये काफ़ी फास्ट रिएक्शन होता है, डेंजरस होता है। और यही कारण है कि सोडियम एंड पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि
ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेक हो जाए, वाटर की सप्लाई ब्रेक हो जाए और वो रिएक्शन प्रोसीड न कर सके बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो इसलिए सोडियम एंड पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। आपको यहाँ पर भी आंसर मिल गया कि सोडियम पोटेशियम को हम क्यों केरोसिन ऑयल में रखते हैं भाई, बिकॉज ऑफ इट इज़ हाईली रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, सो वी कीप सोडियम और पोटेशियम इन केरोसिन ऑयल। अच्छा, वाटर में क्यों नहीं? वाटर में इसलिए नहीं रखते बिकॉज ऑफ ये वाटर से भी काफ़ी वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो वी विल नॉट कीप द सोडियम एंड पोटेशियम इन वाटर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एल्यूमिनियम का। आगे बढ़ने के बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एल्यूमिनियम की टॉपिक है। तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, देखिए एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम को हमने पैकेट से बाहर निकाला और एल्यूमिनियम बेचारा रिएक्ट करना शुरू कर गया, ना, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि हम कुछ हीटिंग करते हैं तब जाकर रिएक्शन प्रोसीड करता है और ये बनाता है Al2O3। सिमिलरली जिंक के साथ भी यही होता है, जिंक एंड ऑक्सीजन, और इसकी भी हम हीटिंग करते हैं तब बेचारा बनाता है ZnO। अब यहाँ पर ये जो Al2O3 बना एंड ZnO बना, अच्छा यहाँ पर कुछ रिएक्शन में फ़र्क देखिए। ये जो था, ये वाला जो रिएक्शन है ये हमारा सेल्फ हो रहा है, हमने किसी भी तरह का एनर्जी हमने सप्लाई नहीं किया है, हमने केवल केरोसिन ऑयल में रखा हुआ था, हमने बाहर निकाला, रिएक्शन अपने आप धड़ाधड़ होना शुरू हो गया। बट जैसे ही हम एल्युमिनियम एंड जिंक या मैग्नीशियम या कैल्शियम के केस में आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है स्लाइटली हीटिंग की ज़रूरत पड़ रही है। मैग्नीशियम को भी हम बर्न करते हैं, मैच स्टिक लेते हैं, उसके बाद बर्न करते हैं, फिर जाकर रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो इसका मतलब कि जाहिर सी बात है, एक लड़का है खुद बिना कहे पढ़ रहा है, एक लड़का है जो कहने के बाद पढ़ रहा है। तो बढ़िया लड़का कौन है? जो बिना कहे पढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हाईली रिएक्टिव का हम देखें, एक खुद रिएक्ट कर जा रहा है, दूसरे को हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, तो बढ़िया रिएक्टिव कौन है? जाहिर सी बात है सोडियम पोटेशियम होगा। तो यानी जैसा मैंने बोला था कि हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बिहाफ उसको छोड़कर बियॉन्ड दिस हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो कि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि सोडियम एंड एल्युमिनियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो तुम बोलोगे सोडियम। पूछेगा क्यों, तो एक जनरल आंसर है सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाली, और एक अगला आंसर ये होगा कि सोडियम जो है विग्रस रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, बट एल्युमिनियम को बर्न करने की एल्युमिनियम को बर्न करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर वो रिएक्शन प्रोसीड करता है। एंड हेंस वी कैन से दैट सोडियम इज़ रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव दैन एल्युमिनियम। इस तरीके से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक चेंज करेगा। एल्युमिनियम Al2O3 बनाया एंड ZnO बनाया, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो Al2O3 एंड ZnO है ये हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है। प्रोटेक्टिव लेयर, अच्छा ये प्रोटेक्टिव लेयर कैसे होता है भाई, ज़रा इसे अभी हम समझेंगे। होता क्या है, सपोज दैट हमारे पास एक आर्टिकल्स है, ये एक आर्टिकल्स है और ये बिल्कुल अंदर में मैं ये मान लेते हैं एल्युमिनियम है, एंड इसके ऊपर हुआ क्या है कि Al2O3 की लेयरिंग आ गई है। ये हमारा Al2O3 होगा, ये हमारा Al2O3, यानी ये Al2O3 की लेयरिंग है। अब ये Al2O3 क्या है, इसको आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। Al2O3 जो है, ये जो Al2O3 है वेरी स्टेबल कंपाउंड है। वेरी स्टेबल कंपाउंड का क्या मतलब कि डज नॉट वांट टू रिएक्ट फर्दर इन जनरल कंडीशन। अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर दें, इसको एक्साइटेड कर दें, तो फिर बेचारे की मजबूरी है, वो रिएक्ट करेगा ही करेगा।
बट नॉर्मल कंडीशन में यही 25 डिग्री टेम्परेचर पे 1 atm प्रेशर पे ये फर्दर रिएक्शन करने से मना कर देता है, बोलता है कि भाई हमारी रोजी रोटी का जुगाड़ हो गया है, हम बहुत अच्छे हैं, हम वेरी स्टेबल हैं। अब ये वेरी स्टेबल होने के बाद क्या करता है, ये करता है, चूँकि आप ये देख रहे हो कि ये जो एल्युमिनियम का आर्टिकल्स है उसके चारों तरफ इसकी लेयरिंग आ गई है, तो इट स्टॉप्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्ट ऑफ एल्युमिनियम पार्टिकल्स। और जब अंदर वाले को, ये अंदर वाले के लिए मैं रेड पेन चलाऊंगा, ये जो अंदर वाले हैं जब इनको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो ये रिएक्शन करेंगे ही नहीं, और जब रिएक्शन करेंगे ही नहीं तो वो एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ही रहेंगे, है कि नहीं। तो जब ये एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ही रहेंगे, इसका मतलब कि बचा हुआ एल्युमिनियम बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो गया। आयरन के केस में ऐसा नहीं होता है। आयरन आर्टिकल्स में अगर एक बार रस्टिंग हो गई, धीरे 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 पूरा आयरन आर्टिकल्स आपका वीक हो जाता है। बट एल्युमिनियम के केस में ऐसा है नहीं। ऊपर वाला लेयर की रस्टिंग हो जाएगी तो फिर ऊपर वाला लेयर अंदर वाले एल्युमिनियम पार्टिकल्स या जिंक पार्टिकल्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि Al2O3 और ZnO हमारा प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, इसका क्या मतलब कि ये लेयर जो है फर्दर ऑक्सीजन या मॉइस्चर की सप्लाई को एल्युमिनियम या जिंक तक पहुंचने से रोक देता है। और जब सप्लाई ही नहीं आ रही, मान लो कि तुम्हारे अकाउंट में 200 रुपये है, जब तुम खर्चा ही नहीं करोगे तो वो 200 रुपये तो बच ही जाएंगे ना। तो बिल्कुल वही है कि ये जब इसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल ही नहीं रही तो ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड रह जाएगा। तो इसका मतलब कि रस्टिंग हर वक्त, कोरोजन हर वक्त हमारे लिए डेंजरस नहीं है, ख़राब नहीं है। समटाइम जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है इन द केस ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक। ये क्वेश्चन खूब आए हैं, 1 से 2 बार बोर्ड में भी आए हुए हैं। आप पेपर देखिएगा, आपको मिल जाएगा, इसका आंसर यही होगा। आप इसको अपने हिसाब से जैसे भी अट्रैक्टिव तरीके से लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। अब मैं इसी में एल्युमिनियम एंड जिंक जो है, अब आप सोचोगे सर ये एल्युमिनियम एंड जिंक क्या बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड मैं बोलूँगा ना, बेसिक ऑक्साइड तो बाबू नहीं बनाते। ये बनाते हैं एम्फोटेरिक। नाम बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। मैं जब पढ़ता था तो ये नाम बड़ा मेरे को पसंद था, और मैं ना बड़े बड़े अक्षरों में उसको एम्फोटेरिक लिख कर और बड़ा बोलता था। मेरे को लगता था मैं तो इंग्लिश बोल रहा हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ख़ासतौर पे जब मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता था तो नाम बड़ा पसंद है मेरे को। एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस। अब इसका क्या मतलब? जो एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, बेस की बिल्कुल कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट है। लेकिन क्या करोगे, ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में कंट्राडिक्शन, एक्सेप्शन खूब जमकर आते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड बिल्कुल हमारा एक्सेप्शनल केस होता है। ये बेसिक ऑक्साइड नहीं होते। अगर किसी से आपने पूछ दिया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक या एसिडिक क्या होगा, तो आपको बोलना है कुछ नहीं होगा, ये दोनों होगा। ठीक है, तो दोनों कैसे होगा? आइए हम कुछ रिएक्शन दिखाते हैं आपको कि ये दोनों कैसे होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास Al2O3 है, आपने HCl से रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पर बन जाएगा AlCl3 प्लस वाटर। अब फिर से मानते हैं कि Al2O3 है, मान लीजिए कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दिया, तो अब ये बनाएगा NaAlO2 प्लस वाटर। गौर करने वाली चीज़ है कि दोनों जो है सॉल्ट प्लस वाटर आ रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि सर ये तो न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और ये जब न्यूट्रलाइजेशन है तो जाहिर सी बात है एक मटेरियल हमारा एसिडिक होगा, दूसरा बेसिक होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें, अगर चीज़ों को हम फोकस करें, अगर ये एसिड है
तो आपका लॉजिक ये बोलता है कि सर ये फिर बेसिक होगा, और ये जब बेसिक है तो आपका लॉजिक बोलेगा कि सर ये एसिडिक होगा। अब आप देखिए, यही Al2O3 यहाँ पर बेसिक है, यही Al2O3 यहाँ पर एसिडिक है। इसका मतलब कि जब कोई सब्सटेंस दोनों काम करना शुरू कर जाए, एसिडिक भी बेसिक भी, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्साइड, तो वो हमारा एम्फोटरिक ऑक्साइड होगा। क्योंकि रिजल्ट हमारा सॉल्ट प्लस वाटर आ रहा है, इसका मतलब इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तभी होता है भाई जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे। तो इसका मतलब बगल में अगर बेस है तो बगल वाला एसिड, अगर बगल में एसिड है तो अगल या बगल जो भी है वो हमारा बेस होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया Al2O3 एसिडिक की तरह भी काम कर रहा है और ये बेसिक की तरह भी काम कर रहा है। अब ज़रा हम ZNO के लिए देख लें कि ZNO कैसे काम कर रहा है। मैं ग्रीन पेन यूज़ कर रहा हूँ। अब ZNO हमारा काम करेगा, ZNO अगर HCl के साथ काम कर लिया तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2O। मैं बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी। ZNO प्लस NaOH, ये बनाएगा Na2ZNO2। अच्छा, एक का नाम मैं बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब पेपर में आते हैं। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। अब यहाँ पर आपका दिमाग काम करना शुरू कर दिया है, सर ये जब एसिड है इसका मतलब ये बेस होगा सर, और ये जब बेस है सर तो ये हमारा एसिड होगा सर। अब देखिए एक ही ZNO है, कभी एसिड की तरह काम किया कभी बेस की तरह काम किया, इसका मतलब कि ये भी एम्फोटरिक है कि नहीं? तो ये भी एम्फोटरिक है। मैंने नाम भी बता दिया, ये सोडियम जिंकेट है एंड वाटर रिलीज कर रहा है। कंडीशन वही सॉल्ट प्लस वाटर है, इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है सर। तो आप ये देखिए कि हम मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या क्या वैरायटी की चीज़ें मिल गए हैं। अगर हम गौर करें, पहली चीज़ कि हम इस रिएक्शन के बिहाफ पे बता सकते हैं कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सा उससे कम है। दूसरी चीज़ कि प्रोटेक्टिव लेयर वाली कहानी बता सकते हैं कि एल्युमिनियम और जिंक वाले में प्रोटेक्टिव लेयर का कमाल हो जाता है। तीसरी चीज़ हम बता सकते हैं एम्फोटरिक वाला केस। चौथी चीज़ हम बता सकते हैं कि मेटल्स जो हैं कोई खुद से रिएक्ट करता है, किसी को जलाना पड़ता है और किसी को दबाकर हीट देना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे हैं, मम्मी पापा बोल रहे हैं बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बोर्ड का पेपर अब नवंबर में आने वाला है, लेकिन बेटा है कि पढ़ ही नहीं रहा। एक लड़का है, जैसे ही सुना कि बोर्ड का पेपर नवंबर में है वो पढ़ना शुरू कर लिया, अब वो हो गया सोडियम और पोटेशियम। एक लड़का है कि सर ने जब डांटा तो फिर पढ़ना शुरू किया, वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक। और एक बच्चा पिटाई खोज रहा है, जब तक मम्मी पापा पीटेंगे नहीं तब तक पढ़ेगा नहीं, तो वो है आपका सिल्वर, कॉपर। तो आइए उनकी भी कहानी देख लेते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं आयरन का केस। आयरन को हम हीट करते हैं, काफ़ी लॉन्ग हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और हीटिंग करने के बाद Fe3O4 बनाता है। एक चीज़ और आयरन के केस में मैं बता दे रहा हूँ, आयरन के बहुत सारे कंपाउंड यहाँ पर याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ। Fe2O3 भी आप देखते होंगे, एंड एक देखिए Fe3O4। ये सब वेरिएबल वैलेंसीज की का कमाल है, एंड आपके 10th क्लास तक में वेरिएबल वैलेंसी को काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं भी नहीं घुसूंगा। ये नहीं कि पढ़ना है नहीं, पढ़ाने ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। सिलेबस में जो पढ़ना है उस पर 100% फोकस रखिए। हाँ, बट यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ कभी भी आयरन ऑक्सीजन का केस हो या वाटर वाला केस हो, उसमें हमेशा उसमें हमेशा जो है Fe3O4 वाला केस होगा हमारा, और यही बनेगा। ठीक है, अगर वाटर का वीडियो मैंने डाला तो आप उसमें भी देखेंगे कि ये Fe3O4 ही बना रहा है। एंड कॉपर क्या करता है, कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग होती है, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग।
और जब ये प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग होती है तब जाकर बेचारा CO बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। और ये भी क्वेश्चन खूब दबा कर पूछा जाता है कि एक मेटल है, ऑक्सीजन में हीट किया या ऑक्सीजन से रिएक्ट्स करने के बाद ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनाता है, बताओ मेटल कौन सा है? तो कॉपर है। और ये तो मैं तो बोलूँगा 3 से 4 बार बोर्ड के पेपर में, यूटी वगैरह में तो आते ही रहते हैं, इवन बोर्ड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फाइन, मैंने यहाँ पर आपको मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किन किन तरीके से, किस किस कंडीशन में और क्या क्या चीज़ें इससे निकल सकती है, उन सब को मैंने एक्सप्लोर किया है। एंड अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं इन चीज़ों में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दूंगा एंड डिटेल में भी बताऊंगा। फर्दर मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और आज की क्लास यहीं तक रहेगी। चलिए, थैंक यू।